बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जितनी इसराइल को ये जंग महंगी पड़ी है जब से उसने दोबारा जंग शुरू की है उसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। आपका शायद फोकस होगा इन मनाजिर की जानिब जहां पर हमास ने मिसाइलों की बरसात कल रात की कर दी है और मिसाइल इतने दागे हैं कि इसराइल को समझ नहीं आ रही कि कौन सा मिसाइल रोके या कौन सा पकड़े। नहीं, ये नुकसान नहीं हुआ इसराइल का, इस नुकसान को अब आप भूल जाएं। जो नुकसान इस वक्त इजराइल का हुआ है वो नाकाबिले बर्दाश्त हुआ है। एक ही हमले के अंदर 60 फौजी उनके मारे गए हैं गालिबन, और उनमें से अगर कोई 2, 3, 4 बच गए हैं तो वो परमानेंटली इतनी बुरी तरह, यानी आप अंदाजा कर लें कि नाकाबिले फरामोश वाक़या हुआ है जिसमें वो शायद दोबारा जख्मी हो गए हैं कि वो दोबारा फौज में आने के काबिल नहीं रहे। अब ये वाक़या क्या हुआ है, आपने आज तक तो देखा होगा कि डायरेक्टली लड़ाई हो रही है, यानी जाकर उनके टैंक्स तबाह किए जा रहे हैं, उनके फौजी दूर से स्नाइपर्स उनके तबाह करें, ये सारी चीज़ें तो है। हमास ने अब ऐलान किया है अल-क़साम ब्रिगेड की जानिब से कि देखिए हमने 60 फौजी इनके, असल में एक गांव है गजा के अंदर जोहर अल-दिक, ये असल में इसकी जो पॉपुलेशन है ये तकरीबन आप समझ लें कि 5,500 के करीब इसकी पॉपुलेशन है टोटल, या शायद इससे भी कम, 5,000 के करीब आप कह सकते हैं। वहाँ पर सूरत हाल ये है कि इसराइल की फौजें वहाँ पर गई, उन्होंने वहाँ पर, जब आपने जंग करनी होती है तो आपने टेंट लगाने होते हैं, और टेंट आप उधर लगाते हैं जहाँ पर आप रात को क़याम कर सके, और सबसे ज़्यादा जो सिक्योर जगह होती है, सबसे ज़्यादा आप वहाँ पर टेंट लगाते हैं, अपने फौजी रखते हैं कि वहाँ से आप जाते हैं, सुबह उठते हैं, लड़ाई के लिए निकल जाते हैं। अब आप सोचिए ज़रा, जिस जगह पर उन्होंने टेंट लगाया उसके इर्द गिर्द कई किलोमीटर दूर तक पहले रेकी होती है, देखा जाता है कोई दुश्मन तो नहीं आ रहा, कोई मामला तो नहीं है, ऊपर से मॉनिटरिंग की जाती है, एयर डिफेंस सिस्टम को देखा जाता है, ड्रोन से मॉनिटरिंग, सारा कुछ करने के बाद एक जगह सिलेक्ट की जाती है। अब हुआ क्या है, टेंट आपने वक्ती तौर पर लगाने होते हैं, जैसे जैसे आप इलाका फतह करते जाते हैं आप टेंट को आगे लेते जाते हैं, पीछे से फौजें आ रही होती हैं तो आप इलाके फतह करते हैं। आप सोचिए कितनी सिक्योर जगह होगी। 60 इजराइल के फौजी टेंटों में थे, लेकिन उनको पता नहीं चला कि अल-क़साम ब्रिगेड यानी हमास के लोग आते हैं कहीं से। उन्होंने 3 वहां पर जो बम थे वो प्लांट किए, किसी को नहीं पता कि इर्द गिर्द गोल दायरा लगाया जहां पर टेंट थे, उसके इर्द गिर्द 3 जगह यानी गोल सर्कल लगा दिया, और वहां पर उन्होंने इस तरह प्लांट किए कि आप निकलकर बाहर नहीं जा सकते। आप सोचिए जरा, 4:30 सुबह के टाइम के मुताबिक अचानक वहां पर वो लगाकर उनके जितने भी लोग थे, यानी हमास के लोग थे, कहां से आए हैं किसी को नहीं पता। हो सकता है इजराइल अब इस बात की इन्वेस्टिगेट कर रहा हो कि वो सुरंगों से निकले, वहां पर उन्होंने प्लांट किए और उसके बाद उनके लोग लगाकर निकल गए, और फिर जो उन्होंने बटन दबाया है सारे के सारे उनके फौजी मारे गए। ये इतना बड़ा इजराइल के लिए नुकसान है, खाली फौजी नहीं मारे गए, उनका असला, उनके टैंक्स, उनकी चीजें, उनके नक्शे, उनकी तमाम की तमाम डिवाइसेस, सब कुछ मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। आप अंदाजा कर लें कि वो जगह जहां पर फौजियों ने वक्ती तौर पर रातें गुजारनी होती हैं, टेंट लगाने होते हैं, हथियार होते हैं, उनके सामान होता है, उनका बारूद, चीजें, सब कुछ, के भाई हम कल सुबह उठेंगे। आप सोचिए, आप 60 फौजियों के साथ किसी जगह रात गुजार रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि चलो यार सुबह उठेंगे, दोस्तों से गपशप की, अच्छा हम ये करेंगे, चाय पी, खाना खाया कि कल सुबह लड़ाई के लिए जाना है। आपको पता ये चले कि कोई शख्स कहीं से आया, ये पता ही नहीं उनको चल रहा कि कौन कहां से आया। आप सोचिए जो गजा का इलाका है, देखिए जो गजा का इलाका है वो इन लोगों के फिंगर टिप्स के ऊपर है, जिन्होंने 600 किलोमीटर तक सुरंगें खोद रखी हैं। 600 किलोमीटर बहुत बड़ा एरिया होता है और इस पे 15, 20, 25 साल भी लग जाते हैं सुरंगें बनाते बनाते, शायद उससे भी ज्यादा। जिस तरह अफगान तालिबान पहाड़ों के कीड़े थे और उन्होंने पहाड़ों में रहकर अमेरिका को वो जंग हरा दी, एग्जैक्टली गजा के अंदर ये अल-क़साम ब्रिगेड या हमास वाले, ये असल में वहां के कीड़े हैं। उनको पता है कौन सा इलाका कहां से निकलता है, कौन सा कहां से जाता है, कौन सी सुरंग कहां से निकलती है।
यानी दुनिया की जो सबसे ताकतवर तरीन फोर्सेस भी होगी उनको भी नहीं पता ना। यहाँ पर टेक्नोलॉजी आपकी काम नहीं करती, आपका दिमाग काम करता है, आपकी हिकमत अमली काम करती है। अब वहाँ पर सूरत हाल ये है कि ऐसी भी मामलात हैं कि ये सारे लोग अपने ऊपर घास फूस लगाकर लेटे हुए, तो देखने वाले ने देखा कि यार ये तो घास है, चलो वहाँ पर। उनको नहीं पता इनके लोग थे, उन्होंने सर्कल किया एरिया को, ये सारे लेटे हुए थे, सो रहे थे, हता कि बहुत सारे ड्यूटीज भी दे रहे होते हैं। ये भी बात समझिएगा, यानी खाली ये नहीं होता कि आप सारी सो गए। यानी एक जो होती है खेप वो लड़ रही होती है, एक खेप ड्यूटी दे रही होती है और कुछ रेस्ट कर रहे होते हैं कि चलो हम कल करेंगे। आप सोचिए ज़रा इस सारी सूरत हाल में आप जहाँ पर इस 60 फौजी टेंटों में थे, आपने सर्कल लगाया, सर्कल लगाकर आपने उनके बाहर जहाँ से इलाके निकलने थे वहाँ पर लगाकर आए और आपने बटन दबाया और सारे मारे गए। उनमें से जो बचे हैं वो इस काबिल नहीं है कि दोबारा फौज के अंदर आकर ड्यूटी दे सके। आप अंदाजा कर सकते हैं कि इसकी डिटेल वीडियो उन्होंने कहा कि भाई हमने इसकी जारी करनी है। ये इजराइल को अब तक का सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। इससे बड़ा नुकसान इजराइल को कभी भी नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ। आप अंदाजा नहीं कर सकते कि उनको कितना बड़ा नुकसान इसका हो गया। आपकी एक इन्होंने अभी तक क्या क्लेम की है, क्लेम देखें, 72 बंदे हमारे मारे गए। एक ही झटके में आपके 60 फौजियों का जवाया हो जाए। आप सोचिए जरा क्या मोराल गिरता है। अब इस वक्त सूरत हाल ये पैदा हो चुकी है कि जो इसराइल के लोग हैं जो लिबनान के बॉर्डर के साथ रहते हैं, उन्होंने मीडिया पर आकर ये बातें की हैं। उसने कहा ये जो लोग हैं वो कहते हैं इसराइली कि हम खौफ में जी रहे हैं। उसने कहा हमें समझ नहीं आ रही कि हमें पहले इन्होंने बसाया था, अब हम किसी और जगह पर जाकर जी रहे हैं। कितना मुश्किल होता है कि आप अपने घरों को छोड़े और हमें अभी तक ये नहीं पता। हमने घर बनाए, चीज़ें बनाई, हमारे बच्चे खौफ में निकले कि हम वापस जब उस जगह पर जाएंगे तो क्या हम वहाँ पर रह सकते हैं, क्योंकि हमें तो लग रहा है कि जंग बहुत बड़ी तादाद में आगे बढ़ेगी और इसको पूरे खिते में फैलते हुए कोई टाइम नहीं लगेगा, तो हम खौफ में जी रहे हैं। सोचो जब खबर उनको ये मिल रही है और जब इसकी वीडियो सामने आनी है कि आपके 60 से जायद फौजी सिर्फ एक झटके के अंदर मारे गए हैं, तो आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा नुकसान आर्मी को होता है। देखिए अगर किसी फौज के 5-10 बंदे मारे जाएं किसी भी एक बड़े हमले में, तो वो बर्दाश्त करने के आपके काबिल नहीं होते, क्योंकि आपने जो फौज भेजी होती है। देखिए इस बात को थोड़ा सा आपको समझ लेंगे तो आसानी हो जाएगी। जब ये जंग स्टार्ट हुई तो गजा का जो ऑपरेशन था, जो सबसे ज्यादा टॉप इलीट कमांडोज की फौज थी और कमाल तरबियत याफ्ता जो लोग थे, उनको मैदान में उतारा इसराइल की फौज ने। और जाहिर सी बात है वो 55 दिन तक लड़ाई करते रहे और उनमें से बहुत सारे मारे गए, तो वो कामयाबी हासिल नहीं कर पाए। तो आप सेकंड नंबर पर जो खेप होती है वो भी आपकी तगड़ी होती है, लेकिन वो उस लेवल की नहीं होती। लेकिन जब आप दोबारा इन्होंने हमला किया तो जाहिर सी बात है पूरी दुनिया का प्रेशर था इनके ऊपर कि आप ये लड़ाई ना करें, आप ये हमला ना करें, आप बाज रहें, सब कुछ करें, लेकिन आप ये लड़ाई ना करें, एड जाने दें। अब जाहिर सी बात अगर वो यहां पर नाकाम हो जाते हैं तो वो इजराइल इतनी पीछे चला जाएगा जिसकी इंतहा नहीं। तो उन्होंने मैदान में जो बाकी उनके लोग रह गए थे, जिसे कहते हैं ना कि आखिरी जो खेप है, वैसे तो फौज की बहुत बड़ी तादाद है, लेकिन जो टॉप क्वालिटी की खेप होती है जो रह जाती है कि दोबारा हमने करना है और दोबारा उन लोगों को लेकर आए जो के तगड़े हों, शायद हो सकता है पहली खेप जैसे ना। जब वो भी आपके 60 फौजी कमांडो सारे मारे जाते हैं तो आप अंदाजा कर सकते हैं कितना बड़ा आपको सेटबैक लगता है। अब ये सेटबैक इजराइल को इस वक्त लगा है और उनको ये बात समझ नहीं आ रही, मोराल कितना गिरता है। और देखिए फौज के अंदर जो खबर होती है वो ज्यादा देर तक छुपती नहीं है, वो खबर पूरी तरह फैल जाती है। उसके अलावा आप ये देखें कि हमास की जानिब से हमले शुरू हो गए हैं, यानी उन्होंने सिडोर जो खास तौर पर इनकी सिटी है वहाँ पर मिसाइलों की बरसात कर दिया, यानी रॉकेट्स की बरसात इस वक्त हो चुकी है। और यहाँ सबसे ज़्यादा खतरा ये है कि दीगर जगहों पर वो जैसे जैसे हमला कर रहे हैं तैसे तैसे ये मामला हो रहा है। अब इनके तर्जुमान की तारीफ से कहा गया, वो कह रहे थे कि जी हमें तो पता था कि इसराइल ने जैसे ही ये कैदियों का मामला ख़त्म होगा उन्होंने हम पर चढ़ दौड़ना है। देखिए बात सबको बता दें, हकीकत भी आपको डेफा से बता रहा है, ये जंग की स्ट्रेटजी थी। जाहिर सी बात है नेतन्याहू के ऊपर प्रेशर था बहुत ज़्यादा। आप ज़रा ये तस्वीर को गौर से देखिए, ये कौन सी तस्वीर है? ये वो तस्वीर है
कि जो आपको बता रही है कि अभी तक इजराइल के अंदर बहुत बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर निकले हुए हैं। ये कोई आम लोग नहीं, ये वो लोग सड़कों पर निकले हुए हैं जो आकर मुजाहरा कर रहे हैं कि भाई कैदियों को रिहा करके लेकर आए, जो बाकी आपके 200-250 कैदी रह गए उनको लेकर आए। तो आप सोचिए लाना किसने है? फौज ने लाना था ना। तो फौज तो इस वक्त खुद उनकी नुकसानात और ये चीज़ें उठा रही हैं। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर बताएं वो किस तरह लड़ाई कर सकते हैं। उधर आप ये देखिए ईरान ने ऐलान कर दिया, ईरान ने कहा कि हमें खदशा पैदा हो गया है बहुत बड़ा कि अगर इसराइल यहाँ पर ना रुका तो ये पूरे खित्ते के अंदर जंग फैल जाएगी। वो खित्ते के तमाम ममालिक को पैगाम दे रहे हैं, मिडिल ईस्ट की कंट्रीज को, कि देखो इस बात को समझ लो, लड़ाई हम भी नहीं चाहते, कोई भी नहीं चाहता, लेकिन अगर इसराइल को हम सब ने ना रोका तो फिर ये लड़ाई बढ़ेगी। और इस सारी सूरत हाल के अंदर ये लड़ाई बड़ी खतरनाक हद तक आगे जाएगी। तो इसराइल को यहाँ पर अगर वो हारते हैं या कुछ भी मामला होता है तो मामला खराब है। देखिए अभी हालिया एक सर्वे हुआ है फलस्तीन के अंदर और वो बड़ा क्विक सर्वे था। 13% सिर्फ लोग हैं फलस्तीन के अंदर, सिर्फ 13% लोग हैं जिन्होंने, वो कहते हैं जी 7 अक्टूबर का जो हमला हुआ था उसकी उन्होंने मुखालफत की। सिर्फ 13% है फलस्तीन के अंदर। और इस सारी सूरत हाल में इसका मतलब है कि यानी जो गजा में इस वक्त तबाही हो रही है या जो इसराइल के साथ लड़ाई हो रही है, 13% लोग ये समझते हैं कि ये हमला नहीं होना चाहिए था, यानी उन्होंने मुखालफत किया। और अभी इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्या वाकई 13% जेन्युइन। चलो फिर भी एक फिगर समझ लेते हैं कि 13% है, तो इसका मतलब है कि 87% जो है वो इसराइल के मुखालिफ थी। तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, चाहे इन्होंने पूरा गजा क्यों नहीं तबाह कर दिया, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि नहीं, इसराइल ने जो काम किया वो 75 सालों से किया है और उन्होंने आकर ये बर्बादी की और ये सारा कुछ हुआ और उनको अब प्राइस पे करना पड़ी है। तो आप अंदाजा कर लें कि आपने अगर इतने बड़े पैमाने के ऊपर आकर आपको लड़ाई के अंदर इतना भारी नुकसान उठाना पड़ा है, तो जो बाकी खेप आएगी आप क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे? मिसाल के तौर पर 60 की आपकी खेप गई है, तो आपने क्या किया? आपने नए फौजियों को बुलाया कि अब जाओ तुम्हारी ड्यूटी। उनको नहीं पता कि आगे क्या हुआ है, बताइए, क्या उनको नहीं पता कि सारे मारे गए हैं तो हमें इसलिए नए खेप को भेज रहे हैं कि जाकर वहां पर चीजों को मैनेज करें? क्या उनको ये बात नहीं पता? उनको पता है। और आप सोचिए जरा वो किस मोराल के साथ जाएंगे कि हमें अगर रात को टेंटों में आराम कर रहे हैं तो उनका खौफ आप अंदाजा कर सकते हैं। अगर नींद पूरी नहीं हो रही उनकी तो आप सोच सकते हैं कि वो लड़ाई कैसे करेंगे जाकर। यानी आप उस खौफ के अंदर जी रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि पता नहीं मैं टेंटों में सो रहा हूं तो अचानक से कोई किसी जगह, इवन कि समटाइम कोई जिसे कहते हैं पंजाबी में खड़ाक भी हो, तो किसी जगह खटका सा कुछ लगे तो आप जाग जाते हैं। आपको पता चल जाता कि यार ये मसला चल रहा है, ये चीज़ें, ये इशू है। तो आपको लगता है अचानक नींद में होते हड़बड़ा कर आप उठ पड़ते हैं कि पता नहीं क्या होगा। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर खौफ तो वहाँ पर इस वक्त पैदा हो गया है और ये खौफ कितनी देर तक जाएगा इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। देखिए इसराइल के मीडिया के ऊपर ये बात कही जा रही है कि शायद हमने उस लेवल पर जाकर इसको डील नहीं किया, हमें ये जंग जीतना आती नहीं है, हमारी स्ट्रेटजी अब तक नाकाम हुई पड़ी है, नेतन्याहू की पॉलिसीज काम नहीं कर पा रही। आप बताइए कि अमेरिका ने काम किया था कि नहीं अफगानिस्तान में? उनके वो जंग हारे थे, दुनिया के अंदर उनकी नाक ना कट जाए फलाना ना। उन्होंने ये जंग असल में 2006 और 7 में अमेरिका को रियलाइज हो गया था कि इनफ हो गया है, हम 6-7 साल में अगर जीत नहीं पाए तो हमें यहाँ से विड्रॉ कर लेना चाहिए था। और उस वक्त इनको मशवरे देना शुरू हो गए तो दुनिया के तमाम ममालिक के लोग कि भाई आप यहाँ से निकल जाएं। 2006 और 7 में इन्होंने निकलना था, उन्होंने फिर पाकिस्तान के हालात खराब कर दिए, करते 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 वो 2021 तक चले गए। आप 15 साल आगे चले गए, आपने कहा जी बर्बादी हो गई फलाना। हत्ता कि 2004 या 5 तक अमेरिका को खुद रियलाइज हो गया था कि बस सब हमारी बस हो गई, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। इसराइल का भी यही हाल है। उनको देखे, आपने कोई जंग जीतनी होती है तो 40-50 दिन बहुत होते हैं। वो तब जब आपने, देखिए दुनिया की जो 2 बड़ी ताकतें आपस में जंग करें तो इतनी देर तक वो जंग नहीं कर सकती, जंग बड़ी महंगी होती है। अगर इसराइल का $70 अरब लग चुका है तो आम जंगी, जब मिसाल के तौर पर अगर बड़ी ताकत वो भी होते तो कितना नुकसान होता। जब आप छोटी ताकत के अगेंस्ट आप 55 से 60 दिन हो जाए और आप जंग जीत ना पाए और आपका $70 अरब से ज्यादा जाया हो चुका हो, तो बताइए आपने क्या लड़ाई करनी है? आप कैसे कर सकते हैं?
इस सारी सूरत हाल में जब हमास ने ऐलान कर दिया है कि उन्होंने अब जंग जो है वो ख़त्म नहीं करनी, पहले ये बात इसराइल ने कही थी, क्योंकि इसराइल को लगा कि हम दोबारा जब हमला शुरू किया है तो हम इनको अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पर लेकर आएंगे, हम इनको कहेंगे कि हमारी शराइत मानो, तुम हमारी शराइत मानोगे तो हम ये सारे का सारा काम करेंगे। यानी वो शराइत जो थी वो कह रहे थे कि आप पूरी जंग बंदी करें, हम आपके फौजी और बाकी कैदी छोड़ेंगे। अब अवाम सड़कों पर निकली हुई है उनके, और वो कह रही है नेतन्याहू को कि भाई लेकर आओ कैदियों को वापस। अब वो आगे से क्या कर रहे हैं, वो आगे से ये बात दोहरा रहा है बार बार कि नहीं हमने लड़ाई करनी है, हमने फलाना करना है, हमने अगले लेवल पर जाना है, लेकिन हमने जंग बंदी नहीं करनी, ताकि वो इतना नुकसान करें गजा के अंदर लोगों का कि उसके बाद ये उनकी टर्म्स एंड कंडीशन पर आ दे। उधर हमास से ऐलान कर दिया, उन्होंने कहा जी नहीं देखी जाएगी। उन्होंने कहा अब हमने तो जंग बंदी नहीं करनी, इसराइल चाहे भी नहीं, क्योंकि अब तभी होगी जब पूरी जंग बंदी होगी, ना कि 5 दिन 10 दिन 15 दिन। तो अब आप देख लें कि इसराइल अगर ये लड़ाई दोबारा शुरू ना करता तो अब तक क्या इतने उनके फौजी मारे जाते। यानी अभी तो रेशो ये थी कि उन्होंने कल 100 कुछ लोग मार दिए, शहीद कर दिए फ़लस्तीन के अंदर। तो यहाँ पर जो सूरत हाल है उनके अपने फौजी तो कम से कम ठीक थे, लेकिन अब 16 पहले, फिर 15-20 इस तरह की खबरें आ रही थी, आप 60 की अचानक खबर आना शुरू हो गई। इतनी बड़ी खेप में आपके लोग मारे गए हैं, तो फिर इस जंग को कंटिन्यू करना किसी अक्लमंद और शऊर इंसान के लिए काबिल कबूल नहीं होता। लेकिन इनको अभी तक ये बात समझ नहीं आ रही। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।